Good morning, students. So today we will start our chapter number 8, gravitation. So we all know the term about the gravitation. Gravitation means the gravitation force. We have discussed in the chapter first what is gravitation force. In this mainly we have discussed about the planetary motions, how planet revolve around the sun, how the value of g varies with height, clear, or vary with the position of the object on the earth's surface. The first topic of this chapter is Kepler law. So Kepler law for this year is not in your syllabus, but it is a basic of this chapter. This we have to know. So Kepler is a scientist who give the three Kepler law. So one by one we will discuss it, first, second and third. So before Kepler, it is stated that the planet are revolving around the sun in the circular path. Means before Kepler, it stated that the planet are revolving around the sun in a circular path. Clear? But after the Kepler, it was stated that Kepler stated that each planet move around the sun in an elliptical orbit. At one, sun is on the one of the focus. So first here comes out with the term elliptical path. Elliptical means andakar path. Means the planet revolve around the sun in an elliptical path. So this is your elliptical path. Clear? This is a ellipse. Means thus each planet move around the sun in an elliptical path. कि हर एक प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूमेगा वो एलिप्टिकल पाथ में घूमेगा. अब जो इलिप्टिकल पाथ होता है इसके अंदर दो एक्सिस होती हैं. दिस इज योर मेजर एक्सिस एंड दिस इज योर माइनस एक्सिस. मीन्स दिस इज द सेंटर ऑफ द इलिप्स. बट इलिप्स हैव टू फोकस. एक यहाँ पे फोकस होगा और एक यहाँ पे फोकस होगा. मीन्स इलिप्स के अंदर दो फोकस होते हैं. मीन्स ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल पाथ एंड सन इज ऑन द वन ऑफ द फोकस. या तो सन इस फोकस पे होगा या फिर सन इस फोकस पे होगा. तो ये था केपलर का पहला लॉ. तो केपलर फर्स्ट लॉ स्टेट दैट ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट और इलिप्टिकल पाथ विद सन इज वन ऑन द फोकस. कि जो सन होगा, फॉर एग्जाम्पल ये कोई प्लैनेट है, क्लियर, ये सन के अराउंड घूमेगा इन दिस पाथ एंड सन इज ऑन वन ऑफ द फोकस. या तो सन इस फोकस पे है या फिर इस फोकस पे है. सो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर. ये आपका पहला लॉ है किसका? केपलर का. इस केपलर ने फर्स्ट लॉ दिया था. सो आफ्टर दैट वी मूव टू द सेकंड लॉ. इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं. दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट. क्लियर? अब लॉ ऑफ ऑर्बिट क्यों कहा गया इसको? बिकॉज इट इज अबाउट द ऑर्बिट. कि जो प्लैनेट घूमते हैं जिस पाथ में उसको हम ऑर्बिट कहते हैं. दिस इज द ऑर्बिट. ये आपका ऑर्बिट है, इसलिए उसको नाम दिएगा लॉ ऑफ ऑर्बिट. मीन्स जो ऑर्बिट होगा किसी भी प्लैनेट का अराउंड द सन, दैट इज नॉट अ सर्कुलर. वो सर्कुलर नहीं है, वो आपका क्या होगा? दैट इज इलिप्टिकल. वो आपका क्या होगा? इलिप्टिकल होगा. तो दिस इज योर फर्स्ट लॉ. सो आफ्टर द फर्स्ट लॉ वी मूव टू द सेकंड लॉ. द सेकंड लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया. द सेकंड लॉ विच इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया, जिसको हम लॉ ऑफ एरिया कहते हैं. अब ये लॉ क्या कहता है? द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. क्लियर? अब इसका मतलब क्या है? फॉर अगेन वी विल ड्रॉ अ डायग्राम हियर. यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. फिर से ये आपका एलिप्टिकल पाथ है, ठीक है. यहाँ पे किसी एक फोकस के ऊपर सन है, क्लियर, और ये कोई प्लैनेट है. तो उसने बोला द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, कि ये एक लाइन है जिसने सन और प्लैनेट को ज्वाइन कर दिया. क्लियर? द लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. कि अगर प्लैनेट यहाँ पे था, क्लियर, तो अगर वो कुछ देर बाद यहाँ पहुंच जाता है, क्लियर, सो दिस एरिया इज नोन एज स्वेप्ट एरिया. तो ये आपका स्वेप्ट एरिया, जो प्लैनेट ने एरिया को स्वेप्ट किया है. So what is this law? This law states that the line joining the sun and the planet sweeps out equal area in equal interval of time. कि जब भी कोई प्लैनेट सन के अराउंड घूमेगा, जो लाइन सन और प्लैनेट को ज्वाइन करेंगे तो वो इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. द लाइन जॉइन द सन एंड द प्लैनेट स्वैप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम.
Clear? So this is your law is known as second law of Kepler, and this law is also known as area law या law of area. So now we move to the third law. What is the third law? The third law is known as law of time period. इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ टाइम पीरियड. क्लियर? तो जो लॉ ऑफ टाइम पीरियड आपका है, या लॉ ऑफ पीरियड कहेंगे उसको हम, लॉ ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड. सो दिस इज योर लॉ ऑफ पीरियड. अब लॉ ऑफ पीरियड क्या कहता है? अगेन वी विल ड्रॉ अ डायग्राम. उस डायग्राम से हम समझेंगे, जैसे हम पीछे समझ बता के आए थे आपको कि ये कोई भी प्लैनेट है, ये सन है. क्लियर? तो ये प्लैनेट इस सन के अराउंड घूम रहा है. ठीक है, हमने कहा था किसी भी इलिप्टिकल पाथ की दो एक्सिस होती हैं लाइक दिस. तो जो आपकी ये है, दिस इज नोन एज मेजर एक्सिस. ठीक है, ये आपकी मेजर एक्सिस है, मतलब बड़े वाली. और जो छोटी है ये आपकी है माइनर एक्सिस. तो जो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में पता लग गया सभी को. अब इस लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं. द स्केयर ऑफ द टाइम फॉर अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. मीन्स अगर कोई प्लैनेट सन के अराउंड एक राउंड लगाने में टाइम टी लेता है, वट टाइम टेकन टी. सो दिस लॉ स्टेट दैट कि स्केयर ऑफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. अब ये आपकी पूरी एक्सिस थी मेजर, सेमी मतलब इसका आधा, तो ये होगी इसकी सेमी मेजर एक्सिस. अगर इस सेमी मेजर एक्सिस को मैं आर मान लेता हूं, तो टी स्केयर जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड. अब लॉ ऑफ पीरियड क्यों कहा इसको? कि इफ एनी प्लैनेट टेक अ टाइम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सो दिस लॉ स्टेट दैट स्केयर ऑफ द टाइम टेकन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस. कि आपकी ये दो एक्सिस है, एक ये है और एक ये है, ये आपकी मेजर है, ये माइनर है. उसने बोला सेमी मेजर, मतलब ये इसकी मेजर का आधा, तो ये क्या होगी सेमी. तो इस सेमी को अगर मैं आर मान लेता हूं तो टी स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या आएगा, आर क्यूब आएगा. तो ये थे केपलर के तीन लॉ. इसके बेसिस पे आपके आगे चैप्टर चलना है. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कुछ नहीं है. सो बिफोर मूव टू ग्रेविटेशन वी हैव टू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट. सो क्या है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स? ये हम पढ़ा था पहले हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. कि व्हाट इज ग्रेविटेशन फोर्स? द फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स. इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स के अंदर किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उस फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स बोलेंगे. अब ये ग्रेविटेशन फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है, ये कोई नया टॉपिक नहीं, पहले हम पढ़ के हैं. फॉर एग्जांपल कि दिस योर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, इट्स मास इज m1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट m2, इट्स मास सेकंड ऑब्जेक्ट, इट्स मास m2. दिस इज द सेंटर ऑफ दिस टू ऑब्जेक्ट एंड द लाइन जॉइन दिस सेंटर एंड दिस सेंटर आर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर. So the force of attraction between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. कि जो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होगा उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली है और उनके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इन सबको हम इकट्ठा करके लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. आफ्टर दैट वी विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन. सो हियर कम्स आउट टू बी F is equal to g m1 m2 divided by r square, where g is known as universal gravitational constant. जो g आपका है वो universal gravitational constant है. This g is universal gravitational constant. Universal gravitational constant. So this is
universal law of gravitation. So now if we want to find the define the g, अगर इस g को हम डिफाइन करना चाहते हैं, सो इस g को डिफाइन करने के लिए हम यहीं पे एक छोटा लिख देते हैं, f इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर. सो अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg एंड r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो अगर ये 1 kg है, ये 1 kg है और ये 1 है, तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी टर्म 1 बन गई. अगर ये सारी की सारी आपकी टर्म 1 बन जाती है तो f कम्स आउट टू बी g. सो व्हाट इज g? g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस. मींस ये आपका एक फोर्स है, जो g है वो एक फोर्स है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जिनका मास कितना है 1 है और जो कितने डिस्टेंस से सेपरेट किए 1 मीटर से. तो इसको हम बोलेंगे द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट. क्लियर? तो ये हमने इसको डिफाइन कर दिया. इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट वी कैन फाइंड इजीली. तो उसको कैसे फाइंड करेंगे उसको हम आगे देखते हैं. तो इफ यू वांट टू फाइंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सो इट इज वेरी इजी टू फाइंड. हाउ विल फाइंड इट? तो इसको फाइंड करने के लिए हम फिर से किस पे जाएंगे, हमारे फॉर्मूला के ऊपर जाएंगे. तो फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. सो F किसके इक्वल था? जी m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर. क्लियर? सो फ्रॉम हेयर फाइंड द वैल्यू ऑफ जी. तो जो g होगा वो आपका हो जाएगा F इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू में m2. तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, r is distance, so its unit is meter, so meter square divide by the mass, and mass the unit is kg, so here comes out to be kg into में kg, so unit comes out to be newton meter square per kg square. So this is the unit of gravitational constant. ठीक है, ये अपना टॉपिक था. अब उसके बाद आपका आता है यहाँ पे दिस लॉ इज आल्सो नोन एज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको भी हम कहते हैं. तो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट Newton law of gravitation in the vector form. So Newton law of gravitation in vector form. So first consider 2-point object of mass m1 and m2 separated by a distance of r. So there are the 2-point object. This is first object, this is second object. Separated by a distance r, having mass m1 and m2. कि यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक का मास m1 है, एक का मास क्या है m2 है, और जिनको सेपरेट किया गया डिस्टेंस r से. सो अब हम यहाँ पे क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो दीज टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स. सो पहले हम कह देते हैं द मास m2 इज अट्रैक्टेड बाय m1, कि जो मास m2 है उसको अट्रैक्ट कर रहा है कौन? m1 विद द फोर्स ऑफ F21. तो ये आपका फोर्स आ गया F21 मीन्स द फोर्स एक्ट ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट, कि दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? पहले की वजह से. सिमिलरली यहाँ पे एक फोर्स होगा, क्या होगा? वो होगा आपका F12 मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट और ड्यू टू सेकंड. मतलब जो F121 है इसको हम कैसे पढ़ेंगे? द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट सेकंड ड्यू टू फर्स्ट. और जो F21 होगा 12 होगा द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फर्स्ट ड्यू टू सेकंड. क्लियर? तो अगर हम इस फोर्स को लिखते हैं, ऑल्सो वी विल राइट हियर यूनिट वेक्टर. सो द यूनिट वेक्टर r यूनिट वेक्टर इन दी 2-1 मीन्स जो आपका r यूनिट वेक्टर है वो इस फोर्स की डायरेक्शन में है. सिमिलरली जो आपका यूनिट वेक्टर कौन सा है? r12 है, वो आपका है इन दी डायरेक्शन ऑफ F12. सो वी ऑल नो दैट कि F21 किसके इक्वल होगा? हमें पता ही है, g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. ये हमें पता ही था क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस r है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है. सो इफ वी आई मल्टीप्लाई दिस बाय यूनिट वेक्टर 2-1, तो आपको द यूनिट वेक्टर अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सिमिलरली अगर मैं यहाँ से F12 निकाल लूंगा तो आपका वो आएगा आपका g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर डॉट इन दी वेक्टर फॉर्म 1-2 वेक्टर. क्लियर? तो हमने F12 निकाले, हमने F21 निकाल लिया. अब वी नो दैट कि द यूनिट वेक्टर हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है. तो एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ये है. मींस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R
2 1 एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ R12। तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, इक्वल ही होगा दोनों का 1 1, बट देयर सेंस ऑफ डायरेक्शन इज अपोजिट। तो हियर वी कैन राइट हियर R12 कैन बी इक्वल टू माइनस ऑफ R21 बिकॉज दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, मीन्स दीज आर द नेगेटिव अपोजिट वेक्टर हैं दूसरे के दूसरे। तो अब हमने करना क्या है यहाँ पे, इन प्लेस ऑफ 1 2 वी कैन मीन्स R12 की जगह मैं 2 1 रख सकता हूँ। तो जो आपका F12 आएगा यहाँ से, तो F12 की जब वैल्यू लिखेंगे तो आएगी GM1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर डॉट। सो इन प्लेस ऑफ दिस आई कैन राइट दिस। जब इसको लिखूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ R21। तो इस माइनस के साइन को उठा के हम आगे लेके चले गए। तो अब आपकी जो वैल्यू हुई F12 इज इक्वल टू माइनस GM1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर डॉट R21। सो इफ वी कंपेयर दिस वैल्यू, ये देखो पूरी वैल्यू ये और ये, क्या ये सेम नहीं है? तो दिस वैल्यू आर सेम। तो ये 1 2 था, इसकी जगह लिख सकता हूं मैं, अब इस पूरी की जगह लिख सकता हूं 2 1 लिख सकते हैं। तो जो F12 आया आपका, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव कंक्लूड, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया कि F12 इज इक्वल टू माइनस के F21 के इक्वल होगा। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलती है कि जिस फोर्स के साथ दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं वो दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। क्लियर? तो ये आपका था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब नेक्स्ट देखेंगे अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल सुपरपोजिशन देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मीनिंग होता है, अभी तक हमने सिर्फ दो ऑब्जेक्ट की बात की थी। सो इन दिस वी विल टेक मोर देन टू ऑब्जेक्ट, मीन्स एक कोई सिंगल ऑब्जेक्ट है, इट इज सराउंडेड बाय मेनी ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट? क्लियर? तो दिस वी हैव टू डिस्कस इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो क्या था आपका सुपरपोजिशन? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पॉइंट मास ड्यू टू नंबर ऑफ अदर पॉइंट मासेस अराउंड इट इज द वेक्टर सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द पॉइंट मास ड्यू टू अदर पॉइंट मास। ये हमने इसकी डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस की है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पॉइंट मास के ऊपर जो लगेगा जिसको बहुत सारे अदर पॉइंट मास ने सराउंड किया हुआ है, तो वो उन सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, हम इसका डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका कोई मास था जिसका नाम है आपका M1, इट इज सराउंडेड बाय मैनी अदर मासेस। सो दिस इज M2 एंड दैट इज M3 एंड दैट इज M4। clear? and also you will, if you want to take, this is M5, similarly ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, M6 आ गया। अगर यहाँ पे n है तो उसको हम n भी लिख सकते हैं, we say that कि this is Mn, कि ये कोई मास है जो nth पार्टिकल का है। तो अगर M1 और M2 के बीच में डिस्टेंस अगर हम क्या लेते हैं, M1 और M2 के बीच का डिस्टेंस हमने लिया R12, ये ले लिया हमने R13, ये हमने ले लिया R14, ये हमने ले लिया R15 और ये ले लिया हमने R16 और ये ले लिया हमने R1n। ठीक है, सिमिलरली हम यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा वो आपका हो जाएगा R12 यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में जो होगा वो होगा आपका R13 यूनिट वेक्टर, सिमिलरली यहाँ पे आपका होगा R14 यूनिट वेक्टर, इन दिस डायरेक्शन R15 यूनिट वेक्टर, इन दिस डायरेक्शन R16 यूनिट वेक्टर। Clear? And similarly if in this direction this is R1n unit vector. So find the individual force. So first we will find F12. तो सबको पता क्या होगा, G M1 M2 डिवाइड बाय R12 का स्केयर डॉट R12 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली F13 क्या होगा, वो होगा आपका G M1 M2 डिवाइड बाय R13 का स्केयर डॉट R13 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली R14 क्या होगा, दैट इज G M1 M2 डिवाइड बाय R14 का स्केयर इनटू में R14 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जो आपका R15 होगा वो आपका क्या होगा, G M1 M5, this is not 2, this comes out to be 3, here comes out to be 4 and here comes out to be 5. So this is R15 का
square dot r15 यूनिट वेक्टर। सो इन दैट वे यू विल फाइंड ऑल। क्लियर। सो अब जो नेट फोर्स एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो इन सभी फोर्स का सम होगा। मीन्स नेट फोर्स इज एफ एक्ट ऑन दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 प्लस F16 प्लस अप टू कहाँ तक F1n। अगर यहाँ पे n ऑब्जेक्ट होंगे तो अगर इन सबकी हम वैल्यू ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं, तो आपको सबको पता है यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा GM1M2 डिवाइड बाई R12 का स्केयर डॉट R12 यूनिट वेक्टर। सिमिलरली GM1M3 डिवाइड बाय R13 का स्केयर डॉट R13 यूनिट वेक्टर। अप टू सोन हम आगे तक चलते रहेंगे। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो नेट फोर्स आया, नेट फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट M इज ड्यू टू दी अनदर मास, कि जो नेट फोर्स एक्ट करेगा इस M1 के ऊपर ये सभी फोर्स का क्या होगा, सम होगा। इसको हम बोल लेंगे लॉ ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक इसके साथ होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। दिस वी हैव डिस्कस इन द चैप्टर फर्स्ट कि द ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट इन एक्शन रिएक्शन पेयर। हमने डिस्कस करनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, बट वी हैव टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, हमने पहले डिस्कस किया कि ये फोर्स होता है F12 इज इक्वल टू माइनस के F21। मीन्स जो ये फोर्स है वो किस में एक्ट करता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में एक्ट करता है, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, दूसरा फिर पहले को अट्रैक्ट करेगा। तीसरा हमने पढ़ा था कि दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, कि जो ये फोर्स एक्ट करता है वो कहाँ से कहाँ एक्ट करता है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है। दिस फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। फिर हमने एक पॉइंट कहा था इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। हमने कहा था यहाँ पे आया था 1/r स्क्वायर। मीन्स ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। और तीसरा हमने बोला था कि दिस फोर्स इज लॉन्ग रेंज फोर्स। ये फोर्स कैसा होगा, लॉन्ग रेंज होगा, क्योंकि ये अर्थ, मून, स्टार, ठीक है, इनके बीच में है, सन, अर्थ। और तीसरा जो हमने कहा था कि दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, जो हमने डेफिनेशन में कहा था। अब इसके जो हम देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ देख रहे हैं चारों तरफ, तो एप्लीकेशन बड़ा सिंपल सी बात है। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर ली फटाफट, तो हम सीधा यहाँ पे एप्लीकेशन में डिस्कस कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन क्या होंगी कि जितने भी प्लेनेट हैं सन के अराउंड घूम रहे हैं, और जितने भी सैटेलाइट वेरियस प्लेनेट के अराउंड घूम रहे हैं, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स। और दूसरा कि रेनफॉल होती है, जो स्नोफॉल होती है अर्थ के ऊपर, वो भी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है। जो टाइड्स आती हैं सी में, वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है। वी आर एबल टू वॉक ऑन द अर्थ सरफेस, वो भी किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है। तो ये आपका टॉपिक फोर्स, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कैसे वेरी करेगा, और वेक्टर्स फॉर्म उसकी। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। तो अब हमने एक बात करनी है किसकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात है बेटा, नाम से हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो सिंपल सी बात है, द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशन पुल भी कह सकते हैं। तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे देखनी है कि इफ वी चेंज, अगर हम क्या कहते हैं कि वी नो दैट कि जो एफ था आपका, वो था आपका GM1M2 अपॉन में R स्क्वायर। सो इफ दिस फोर्स इज चेंज इन द फॉर्म ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, तो ये क्या बनेगा, तो इस केस में जो आपका एफ आ जाएगा G एज इट इज होगा। जो M1 है उसको हम कह देंगे दिस इज द मास ऑफ द अर्थ, दिस विच रिलेटेड बाय कैपिटल M। M2 को हम लिख देंगे स्मॉल m, ये किसी ऑब्जेक्ट का मास है, और R स्क्वायर हो जाएगी अर्थ की रेडियस। क्योंकि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस पे ही होगा। क्लियर। अर्थ के सरफेस से ऊपर नीचे जाएगा वो। क्लियर। तो अगर हम ये अर्थ ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये अर्थ है, ये इसका सरफेस है, तो हर एक ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं अर्थ के सरफेस पे ही लाई कर रहा है।
क्लियर। तो अर्थ के सरफेस के ऊपर और अर्थ के बीच में और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होगा उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर। सो कंसीडर अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m lying ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर वो अर्थ के सरफेस पे लाई करता है तो जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो दैट फोर्स इज रिटन बाय g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ द एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ऑफ मास m इज गिवन बाय। सिंपल सी बात है कि जब ये ऑब्जेक्ट इस अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो वी ऑल नो दैट कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द ग्राउंड द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज गिवन बाय ma। सो व्हेन द बॉडी इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो दिस a चेंज इनटू g, which g is known as acceleration due to gravity, so your f comes out to be mg। तो ये सेकंड इक्वेशन थी और ये फर्स्ट थी, तो हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर देना है। तो जब इनको कंपेयर करेंगे तो आपका जो mg आएगा वो आपका आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये m के साथ आपका m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो g की वैल्यू निकलेगी वो क्या आएगी, क्लियर। तो g की वैल्यू आप यहाँ से लिखते हैं, तो g कम्स आउट टू बी g कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो इससे हमें ये एक बात क्लियर हो रही है कि जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, या जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के बीच में, वो कैपिटल जी पे डिपेंड करती है, अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, अर्थ की रेडियस पे, मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तभी हम कहते हैं क्या, कि जो भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहा है उसके लिए जो जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रीजन उसका, क्योंकि जो जी की वैल्यू है वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करती है, जी पे, एम पे और आर पे। और ये सारी वैल्यू फिक्स है, कैपिटल जी भी फिक्स है, अर्थ का मास ही फिक्स है और अर्थ की रेडियस ही फिक्स है। तो ये आपका टॉपिक था, क्लियर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। कल हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ द ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अबव द सरफेस और डाउन द सरफेस। मीन्स जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएगा या वो डेप्थ में जाएगा तो जो ग्रेविटी है या जो जी है वो कैसे वेरी करेगा ग्रेविटी के साथ। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। वीडियो को ध्यान से देखना है सभी ने। देखने के बाद इसको अपनी फेयर नोटबुक जो है उसके ऊपर कंप्लीट करोगे। वीडियो को देखने के बाद वीडियो के एट द एंड आपने अपना नाम और आपकी स्ट्रीम को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, क्लियर। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप जल्दी से जल्दी आपको इसकी नोटिफिकेशन आए और आप अपना काम जो साइड बाय साइड कंप्लीट कर सको। सो दिस इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।